बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर रिसेंटली जो MDCAT 2025 की इंट्री टेस्ट कंडक्ट की गई थी उसके अंदर जो सवालात फिजिक्स के पार्ट के आए थे वो हम जो है सोल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है वो 127 जो पेपर टाइप सी के हिसाब से है। अब यहाँ पर ये सारा जवाब जो आप देख रहे हैं ये कोई इतना बड़ा नहीं है। अगर आप समझ लेंगे तो उसको उसके बाद ये प्रॉब्लम आपको सोल्व करने में कोई 30 सेकंड से भी ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। लेकिन सबसे पहली बात ये जरूरी है कि आपका जो कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर हो। अब कॉन्सेप्ट सबका क्लियर कितना होगा, किसका 5%, किसका 10%, इसलिए हमने इसको सही नमूने से फुली एक्सप्लेन किया है ताकि जिसका बिल्कुल भी जो है इस हवाले से कॉन्सेप्ट नहीं है उसका भी क्लियर हो जाए, और जिसका थोड़ा कॉन्सेप्ट है और थोड़ा नहीं है तो उसका भी वो क्लियर हो जाए। और साथ साथ में मैं आपको ये बात बता दूं कि इस सवाल के हवाले से बहुत सारी चीजें ऑलरेडी र्यूमर कर रही थी कि कुछ कह रहे थे कि इसका जवाब वाई एक्सिस पॉजिटिव में है, और कुछ कह रहे थे कि वाई एक्सिस इसका जो जवाब वो नेगेटिव में है, और कुछ कह रहे थे कि आईबी ने जो की दी है वो गलत दी है, इस सवाल का जो जवाब है वो दूसरा है। तो अगर सही है तो कैसे सही है, अगर गलत है तो क्यों गलत है, और इस सवालों के जवाबात आप यहाँ पर समझने के बाद आपको कोई भी एम्बिग्यूटी फिर बाद में नहीं रहेगी। अब सवाल हमारा सबसे पहला ये है कि एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया जा रहा है अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहली चीज आपने यह समझनी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस चार्ज को जिस एक्सिस में भेजा जा रहा है वो पॉजिटिव एक्सिस में भेजा जा रहा है। यानी कि अगर ये 3 डायमेंशनल आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो जब हम चार्ज को उठाकर मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तो वो हम उसको एक्स एक्सिस में उसको वेलोसिटी देकर भेज रहे हैं। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि वहां पर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंग इन एक्स जी प्लेन, वहां पर जहां पर ये आप चार्ज भेज रहे हैं वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड आपकी एक्स जेड प्लेन में है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ वाई एक्सिस में नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ जेड एक्सिस में नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड आपकी एक्स एक्सिस में भी है और उसी का जो दूसरा कंपोनेंट है वो जेड एक्सिस में भी है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वहां पर दो डायरेक्शंस में या दो एक्सिस में मौजूद है। अब इस चीज के ही अंदर ट्रिक है। अगर ये एक्स जी ना होता तो फिर तो आपको आसान हल करने में कोई मसला नहीं होता। यहां पर एक्स जेड प्लेन है यानी दो प्लेन्स में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। इसको जब आप समझेंगे लास्ट में तो आप से समझेंगे कि भाई इसी में ही तो सारा मसला है जिसकी वजह से आपको ये सवाल नहीं समझ आ रहा। उसके बाद ये कह रहा है कि अगर ऐसे है तो फिर मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन विल एक्ट अलोंग। अगर ये कंडीशन ऐसे है कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी एक्सी प्लेन में है और आप उसको पॉजिटिव एक्सिस में एक चार्ज को भेज रहे हैं, तो फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगी, ये चीज आप यहां पर देखें। अब पहली चीज तो यहां पर ये आप समझें कि एक्स डायरेक्शन में एक है चीज, दूसरी चीज आपकी एक्स जी डायरेक्शन में है, तीसरा कंपोनेंट कौन सा बचा, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में ही होगी क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि चार्ज क्यू जब भी मूविंग वेलोसिटी के साथ करके आ रही हो और इंटर हो रही हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो फिर वो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में आते टाइम मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज के ऊपर लगती है। इसीलिए हमने ये फार्मूला पढ़ा था और उसको ड्राइव भी किया था पिछले टॉपिक्स के अंदर, चैप्टर 18 मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कि एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी है। और हमने यहां पर यह भी बताया था कि भाई क्यू के बाहर क्रॉस क्यों नहीं है, यहाँ क्रॉस क्यों है, और यहाँ डॉट भी हमने क्यों नहीं दी, ये चीजें भी हम वहां डिस्कस करके हैं। बहरहाल फार्मूला है एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब यहाँ पर यह बात आपको याद करने की है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्रॉस प्रोडक्ट होंगे हमेशा, परपेंडिकुलर होंगे हमेशा, तो ही वहां पर फोर्स एग्जर्ट होगी चार्ज के ऊपर, वगरना चार्ज के ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स तब लगेगी जब चार्ज जिस वेलोसिटी में जा रही है और उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो वेलोसिटी और वो मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो ही फोर्स लगेगी। यानी कि फोर्स डिपेंड कर रही है
वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में क्या डायरेक्शन है। ये चीज भी आपको यहां पर काम आएगी इस सवाल को समझने में। अब हम आते हैं असल काम पर कि अगर आपके पास फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो आपको मालूम है कि F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी के बराबर है। अब यहां पर आपके पास जो चार्ज गिवन है वो चार्ज कौन सी है, वो चार्ज इलेक्ट्रॉन की चार्ज है। अगर यहाँ पर प्रोटॉन होता तो जवाब कुछ और होता, अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिखा होता तो जवाब कुछ और होता, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा लिखा या यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लिखा होगा तो जवाब सेम आएगा। अब यहाँ पर आपने देखा कि F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी में जो Q है वो शो कर रही है पॉजिटिव चार्ज को, मगर ये फार्मूला हमने नेगेटिव चार्ज के ऊपर लगाना है। इसलिए हमने कहा कि भाई Q जो है वो बराबर है माइनस ई के या माइनस क्यू के, यानी कि माइनस हमने देना होगा। तो हमने माइनस दिया तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की वजह से दिया। अब यहां पर ये जो फार्मूला है आपका हो गया F इज इक्वल टू प्लस क्यू की जगह आपने लिखा माइनस ई और V की जगह आपने लिखा V, B की जगह आपने लिखा B। यहां तक तो आपको बात आई होप समझ आ गई। अब यहां पर आप देखें कि हम जो है वो फाइंड कर रहे हैं डायरेक्शन। क्या फाइंड कर रहे हैं, डायरेक्शन। कोई मैग्नीट्यूड फाइंड नहीं कर रहे हैं कि चार्ज के मैग्नीट्यूड को हम रखें, हम फाइंड कर रहे हैं डायरेक्शन फोर्स का क्या होगा। इसलिए इस इक्वेशन के अंदर जो भी कंपोनेंट मैग्नीट्यूड को शो कर रहे होंगे हमने उनको मिटा देना है या उनको हमने खत्म कर देना है। इसलिए हमने क्या किया कि भाई यहां पर ये जो माइनस साइन है वो चार्ज की है, लेकिन वो चार्ज का डायरेक्शन शो कर रही है, इसीलिए इसको ना हटाओ, इसको रखो। बाकी ई जो है यानी कि चार्ज क्यू जो है वो शो कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड हमने मालूम करना नहीं है, हमने डायरेक्शन मालूम करना है। डायरेक्शन वाली चीजों को रखो, मैग्नीट्यूड वाली चीजों को हटाओ। तो बाद में आपके पास क्या बचा, F इज इक्वल टू माइनस इंटू वी क्रॉस बी। अब क्या है कि आपके पास जो V है, अब ये हम क्यों इस तरह से समझ रहे हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि इस तरह से क्यों है। अब चूंकि जो V है वो अलोंग द एक्स एक्सिस है। अब यहां पर आपने ये पढ़ा है कि ये जो V है यानी कि प्रोजेक्टेड जिसमें आपने उसको किया है वो क्या है, पॉजिटिव एक्सिस है। यानी प्रोजेक्ट का मतलब उसको आपने वेलोसिटी दे के आगे जो भेजा है तो वो किस में भेजा है, पॉजिटिव एक्सिस में। तो हमने यहां पर कहा चूंकि ये जो आपके पास V है यानी वेलोसिटी है चार्ज की वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाले डायरेक्शन वेक्टर को के डायरेक्शन को शो करने के लिए हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है वो आई है। तो आपने आई दिया क्योंकि एक्स एक्सिस को आई शो करता है, वाई एक्सिस को जे शो करता है और जेड एक्सिस को के शो करता है। यूनिट वेक्टर्स के अंदर आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में। अब यहां पर आपने देखा आई यूनिट वेक्टर, इट्स डायरेक्शन, तो आप इसको जगह पर वी एक्स भी लिख सकते हैं या आप उसकी जगह v इंटू यूनिट वेक्टर आई भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी है ये एक्स जी प्लेन में है। यहां इस चीज पर आप ध्यान दें, मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो दो प्लेन्स पर है। मींस बी हैज टू कंपोनेंट, बी एक्स एंड बी जेड। बी यानी मैग्नेटिक फील्ड दो कंपोनेंट्स में है, एक एक्स एक्सिस पर है और दूसरा जेड एक्सिस पर है। इसलिए आप उसकी जगह बी एक्स बी जेड भी लिख सकते हैं, बी आई और बी के भी लिख सकें तो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसका। अब इसलिए हमने क्या किया कि आपके पास ये फोर्स, ये माइनस साइन सेम, चूंकि ये वेलोसिटी जिस एक्सिस में जा रही है चार्ज वो जा रही है एक्स एक्सिस में, इसलिए हमने वेलोसिटी जो चार्ज की दी है वो वी एक्स दी है इनटू जहां पर बी था। अब ये जो बी है ये दो कंपोनेंट्स का बना हुआ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड न सिर्फ एक्स एक्सिस में है न सिर्फ जेड एक्सिस में है बल्कि वो दोनों में इकट्ठे है। इसलिए हमने लिखा मैग्नेटिक फील्ड की जगह बी एक्स प्लस बी जेड के, यानी वो दोनों एक्स एक्सिस में मौजूद है। अब यहां पर थोड़ा और ध्यान दें आप कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो जिस कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से प्रोड्यूस की जाएगी वो आपका अलोंग एक्स एक्सिस नहीं होगा। आपने ये पढ़ा है कि वी एक्स और वी वेलोसिटी को और मैग्नेटिक फील्ड बी को आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी उनके ऊपर फोर्स लगेगी या चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी।
अगर वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है चार्ज की, एक्स एक्सिस में चार्ज आपकी जा रही है, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो एक्स एक्सिस वाली होगी कोई असर नहीं करेगी। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस वाली की वजह से वेलोसिटी एक्स एक्सिस वाली पर फोर्स नहीं लगेगी। जिस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी के ऊपर फोर्स लगेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड जेड वाली होगी। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड तो मौजूद एक्स की भी है, वहां पर जेड की भी है, लेकिन जिस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस एक्स एक्सिस में जाने वाली चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड का जेड वाला कंपोनेंट होगा। ये बात आपने समझनी है। यहां पर अगेन इसको समझें कि भाई ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है, जो है मैग्नेटिक फील्ड आपकी सिर्फ एक्सिस में भी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ जेड में भी नहीं है, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी जगह है जो कि समझें कि बिल्कुल इस तरह है जैसे उसमें आधा एक्स हो, जैसे उसमें आधा जेड हो। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो टोटल है वो दो कंपोनेंट्स में है, एक तो एक्स में भी है और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड जेड में भी है। तो जब दोनों वो कंपोनेंट्स में मौजूद है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड वाला कंपोनेंट होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड वाला कंपोनेंट चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड वाला कंपोनेंट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा वो होगा ये बी जेड वाला कंपोनेंट। इसीलिए हमने यहां पर ये बात लिखी कि फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय बी जेड कंपोनेंट ऑफ बी। मैग्नेटिक फील्ड का जो जेड एक्सेस वाला कंपोनेंट है उसमें जो ये वो ही जो है आपका परपेंडिकुलर है वी एक्स के साथ, इसीलिए उसी की वजह से फोर्स होगी। अब यहां पर ये एक्स जी प्लेन में जो एक्स में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड होगी वो फोर्स नहीं लगाएगी, जो जेड प्लेन में मौजूद फोर्स होगी वो ही जो जेड प्लेन में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ही मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी चार्ज के ऊपर। अब यहां पर आपने देखा कि ये चीज तो हमें खैर समझ आ गई। अब अगर हम डायरेक्टली लिखना चाहें तो भी लिख सकते थे, लेकिन हमने कहा क्या करना है कि इनको यूनिट वेक्टर्स में लिखना है। अब यहां पर ये वी एक्स है, जो चीज एक्स एक्सिस में जाती है उसका यूनिट वेक्टर आई है, तो आपने इसकी जगह आई आई। और बी एक्स भी भले मैग्नेटिक फील्ड में एक्स एक्सिस है, लेकिन यूनिट वेक्टर तो इसका आई होगा ना, तो यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस वाली बी का भी आई है, और जेड का यूनिट वेक्टर जो है वो के है। अब यहां पर आप देख सकते होंगे कि ये जो यूनिट वेक्टर है ये मल्टीप्लाई में है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। जब आई मल्टीप्लाई हुआ आई के साथ तो हो गया आई क्रॉस आई, और जब आई क्रॉस आई हुआ तो ये आपका जो जवाब है इसका वो आया जीरो, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स जब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो जवाब जीरो आता है, उसमें नहीं जाता, वो आपने पढ़ा हुआ है। उसके बाद आई क्रॉस के जब आप करेंगे, यानी सेम आई जब के साथ मल्टीप्लाई हुई तो आपके पास ये आया आई क्रॉस के, और आई क्रॉस के का जो जवाब है वो है माइनस जे। तो हमने यहां पर लिखा माइनस जे, और यहां पर आप देखें एफ की जगह हमने एफ लिखा, इज इक्वल की जगह इज इक्वल टू, माइनस की जगह माइनस, आई क्रॉस आई जो हो गया वो हो गया जीरो, तो हमने यहां पर लिखा है जीरो। उसके बाद ये प्लस की जगह हमने प्लस लिखा, जहां पर आई क्रॉस के था वहां पर हमने लिखा है माइनस जे। अब प्लस इंटू माइनस जब आप करेंगे तो आपको जवाब आएगा माइनस का, तो हमने लिखा माइनस जे। जीरो माइनस जे या जीरो प्लस जे, तो जीरो का कुछ असर नहीं पड़ता, इसलिए हमने लिखा माइनस जे, सेम जीरो को हमने हटा दिया। अब ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो जे यूनिट वेक्टर वाले डायरेक्शन में होगा, और जे यूनिट वेक्टर शो करता है वाई एक्सिस को। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स जो है वो जे डायरेक्शन में है, मींस इट इज इन वाई डायरेक्शन। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन एक्यूरेट हुआ वो वाई एक्सिस हुआ। अगर यहां पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज होती तो ये नेगेटिव वाली साइन बिल्कुल ना आती, जब नेगेटिव साइन ना आती तो ये नेगेटिव जे होता, नेगेटिव जो जे होता तो फिर आपका जवाब नेगेटिव वाई एक्सिस आता। और ये भी आप समझें कि एक्स जी प्लेन में अगर सिर्फ एक्स लिखा होता यहां पर एमसीक्यूज के अंदर, तो फिर आपका जवाब एफ इज इक्वल टू जीरो होता। एफ इज इक्वल टू जीरो क्यों होता, क्योंकि एक्स वाले प्लेन
की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स वाली चार्ज, एक्स वेलोसिटी वाली चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लगाएगी तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो पैरेलल हो जाएंगे। जेड प्लेन अगर होता, यानी कि ये वाला होता सिर्फ, तो भी जवाब वाई एक्सिस, अगर एक्स जी प्लेन दोनों होंगे तो भी जवाब वाई एक्सिस। तो इस हिसाब से अगर आपने इसको सही समझा तो आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट करें, जेड पुट करें, वाई पुट करें, फिर यहाँ पर आप जो है वो वाई एक्सिस पुट करके देखें, यहाँ पर आप पॉजिटिव पुट करके देखें, सब तरीकों से आपको जवाब सही समझ आ जाएगा अगर आपने इस वीडियो को सही नमूने से देखा होगा तो। आई होप कि आपने इस एमसीक्यूज को जरूर समझा। अब हम चलते हैं दूसरे एमसीक्यूज की जानिब जो कि इसी टेस्ट के अंदर आया है। डियर स्टूडेंट्स, एमडीके 2025 जो कि आईबीए के थ्रू कंडक्ट की गई, उसका जो सेकंड एमसीक्यूज यहाँ पर है वो है द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ लूप ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इन अ 0.5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर यह बात समझने की है कि हमें जो लूप्स देगा वो दो लूप देगा। पहला लूप जिसकी बारे में इसने अभी इंफॉर्मेशन बताई कि जो लूप का जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है, लिखा हुआ तो एरिया नहीं है लेकिन मीटर स्क्वायर यूनिट से हमने ये समझना है कि ये एरिया है। हमने लिखा लूप ए के अंदर जो उसका एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है। इन 0.5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये उस एरिया में 0.5 मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला है और वहां पर क्या बन रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ लूप, मतलब वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स है, लेकिन वो मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी है उस लूप पहले ए के अंदर वो हमें मालूम नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा मैग्नेटिक फ्लक्स ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद ये कह रहा है कि वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस लूप ए की आएगी वो मैग्नेटिक फ्लक्स इज सेम एज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ लूप ऑफ 0.5 मीटर स्क्वायर। तो इस लूप ए की जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फ्लक्स इज सेम एज द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द लूप बी। लूप जो सेकंड है उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स उसके बराबर है, कितनी है वो हमें तो मालूम नहीं है, लेकिन जो हमें यहां मालूम होगी वही मैग्नेटिक फ्लक्स सेम एज अ लूप बी। तो हमने लिखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स लूप ए वाली बराबर होगी मैग्नेटिक फ्लक्स लूप बी वाली के, और उस लूप बी वाले की जो एरिया होगी वो कितनी है, वो 0.5 मीटर स्क्वायर हमने लिखा, और वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी। यहाँ पर लूप बी में हमें मैग्नेटिक फील्ड का मालूम नहीं कि वो कितनी है, जितनी होगी वो हमने यहाँ पर फिर बाद में जवाब टिक करना होगा। अब हमने इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स को मालूम करना है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर आएगी वही मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर भी आ जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स भी आ जाएगी, एरिया भी आ जाएगा, तो फिर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड हम मालूम कर पाएंगे। इसलिए लूप ए की डेटा हमें गिवन है, सॉल्यूशन हमने लिखा कि फ्लक्स इज इक्वल टू बीटा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर 0.5 टेस्ला गिवन है, एरिया आपको 1 मीटर स्क्वायर गिवन है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो आपके पास 0.5 वेबर जो है वो जवाब मिलता है, यानी कि 1 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो उसका उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स लूप बी के अंदर है वो वही होगी जो लूप ए के अंदर थी। लूप ए के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी है, 0.5 वेबर। तो हमने लिखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज सेम एज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू लूप ऑफ एरिया 0.5। जिस लूप की एरिया 0.5 है उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स उतनी ही है जितनी पहले वाले की है। तो हमने यहाँ पर 0.5 लिखा, तो इसका मतलब ये दोनों भी 0.5 के बराबर हो गए। तो अब आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स बी की भी 0.5 गिवन है और एरिया भी 0.5 गिवन है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मालूम करनी है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए, मैग्नेटिक फ्लक्स बी की आपको गिवन है 0.5, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको मालूम करनी है, वो आपने लिखा सेम बी, एरिया जो है वो आपको 0.5 गिवन है वो आपने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर भी लिखा। अब ये 0.5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, जब इस साइड आ गया तो वो हो गया डिवाइड का, 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 जवाब आया आपको 1 टेस्ला इज इक्वल टू बी। ये आपके पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड आ गई, किसकी, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई दूसरे लूप की जिसका एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर है। यहां तक आई होप आपको समझ आ गया, मतलब के जवाब 1 टेस्ला है, यहां से आपने मालूम किया।
लेकिन 1 टेस्ला तो यहाँ पर भी है, 1 टेस्ला तो यहाँ पर भी है। इसलिए यहाँ ये दोनों ऑप्शंस आपके एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड गलत है, यहाँ पर भी गलत है। इसलिए आपको चेक करना पड़ेगा इस फार्मूले में दोबारा पुट करके, जो कि लूप बी वाले वैल्यूज हैं वो पुट करके। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स लूप बी की कितनी है, वो 0.5 जो है। लूप बी की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है, वो आपने अभी मालूम की, वो 1 टेस्ला है। और एरिया कितनी है लूप बी की, वो 0.5 है। लूप ए की क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने के लिए जो कहा गया है वो लूप बी यानी सेकंड वाले की कही गई है, इसलिए हम उसकी ही मालूम कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एरिया भी लिखा 0.5। कॉस थीटा की जगह हम यहाँ पर पहले इसका 0 पुट करके देखते हैं, फिर इसका 60 डिग्री पुट करके देखेंगे, जिसका जवाब सही होगा हम उसको रखेंगे। हमने लिखा 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री बराबर है 1 के, तो हमने लिखा 1। सबको जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो जवाब 0.5 आया। तो 0.5 आपका यहाँ पर भी है। 0.5 इज इक्वल टू 0.5 ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि भाई या ऐसे ही समझें कि 0.5 जब इस साइड आया तो ये हो गया डिवाइड का, तो 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि दोनों तरफ जो जवाब है वो आपका एक्यूरेट है। तो मतलब ये आपका ऑप्शन जो है वो ए वाला ऑप्शन सही है। और अगर आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, cos 60 0.5 के बराबर है, तो 0.5 इज इक्वल टू 0.25 क्या आएगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका गलत है। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो ए वाला ऑप्शन है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो MCQ 129 है, यहाँ पर ये है कि अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम इज फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम। एक बॉडी है जिसका मास 10 किलोग्राम है और वो विस्कस मीडियम से फॉल हो रही है। अब इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप विस्कोसिटी वाले उन चैप्टर्स में चले जाएं या फ्लूइड स्टैटिक्स वाले चैप्टर्स में चले जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल है। और विस्कस मीडियम में वो फॉल तो हो रही है, लेकिन रीच द टर्मिनल वेलोसिटी। फिर 10 किलोग्राम वाली बॉडी जब नीचे गिर रही है तो चलते चलते वो टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुंच चुकी है। और फिर क्या है, आप फाइंड करें कि उसकी फोर्स अब क्या होगी टर्मिनल वेलोसिटी वाली पॉइंट पर, यानी कि उसकी नेट फोर्स क्या होगी, नेट फोर्स जो उसके ऊपर लग रही है ओवरऑल। अब यहाँ पर बात यह है कि सबसे पहले तो आप ये समझें कि टर्मिनल वेलोसिटी है क्या। अगर आपको ये मालूम होगा टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, फिर तो आप समझ पढ़ते ही इसका जवाब दे देंगे, इतना आसान है। बात यह है कि टर्मिनल वेलोसिटी हम उस फाइनल मैक्सिमम स्पीड को कहते हैं जो कि ऑब्जेक्ट जब गिर रहा होता है फ्लूइड में से, और उस टाइम उसकी फाइनल जो स्पीड है, आखिरी जो स्पीड है जिस पर वो पहुंच गया है गिरते टाइम, या पानी में गिरते टाइम, या हवा में चलते टाइम, उस आखिरी टर्मिनल वेलोसिटी को या फाइनल वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन जब उसकी टर्मिनल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी होती है तो उस टाइम जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही होती है वो एग्जैक्टली बैलेंस हो जाती है बाय द अपवर्ड फोर्स, यानी कि जितनी वो ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड फोर्सेस होती हैं उतनी ग्रेविटी की जानिब से डाउनवर्ड फोर्सेस होती हैं, यानी कि वो एग्जैक्टली बराबर हो जाते हैं। पहली बात यह है समझने की, जितनी फोर्स ऊपर की जानिब होगी उतनी ही फोर्स डाउनवर्ड की जानिब होगी। जब फोर्सेस हो जाएं बराबर, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी, तो नेट फोर्स का क्या जवाब आएगा, 0। क्यों, 10 न्यूटन ऊपर 10 न्यूटन डाउन, 98 न्यूटन ऊपर 98 न्यूटन डाउन, तो नेट फोर्स जो होगी वो 0। अब इसकी डेफिनेशन में आपने समझ लिया कि जब भी टर्मिनल वेलोसिटी होगी तो उस टाइम नेट फोर्स 0, और जब नेट फोर्स 0 तो उस टाइम एक्सेलरेशन भी 0। तो due to this acceleration is equal to 0 because velocity is constant, now at this point net force is equal to 0। अब ये बात अगेन आप यहाँ समझेंगे। terminal velocity mean object is falling at constant velocity, when an object moves at constant velocity its acceleration is 0। terminal velocity final velocity constant velocity है, उस पर जब constant velocity होती है तो जाहिर सी बात है फिर वहां पर acceleration नहीं होती। अब न्यूटन का जब आप अप्लाई करेंगे तो एफ इज इक्वल टू एम ए लिखेंगे। एम का मास जो है वो 10 किलोग्राम है, यहां पर आपने लिखा मास। एक्सेलरेशन आप लिखेंगे 0, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट रीच हो जाता है टर्मिनल वेलोसिटी में तो उस टाइम एक्सेलरेशन 0 होती है, इसीलिए आपने यहां पर एक्सेलरेशन 0 लिखा, तो 0 न्यूटन आपका इसका जवाब आ जाएगा। अब डाउनवर्ड्स के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, इसी जवाब के बेसिस पर आपका जो ऑप्शन एक्यूरेट है वो ए वाला है।
अगर आप ये देखना चाहें कि डाउनवर्ड उसके ऊपर कितनी फोर्स है, तो M10 G जो है 9.8 मल्टीप्लाई 98 न्यूटन, तो जितनी अपवर्ड फोर्स होगी इसकी 98 न्यूटन, उसकी उतनी ही डाउनवर्ड 98 न्यूटन होगी। यानी कि ओवरऑल जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि 98 अपवर्ड है और 98 डाउनवर्ड है, तो नेट फोर्स जो होगी यानी कि टोटल वो हो जाएगी 0। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है कि भाई उसकी नेट फोर्स 0 है। MCQs 130 ये कहता है कि द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ अ कंडक्टर इज 0। टेम्परेचर कोएफिशिएंट यानी कि अल्फा का जो वैल्यू है वो 0 है। अगर अल्फा का वैल्यू 0 हो जाता है तो क्या फिर टेम्परेचर के राइज होने से रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा या 0 हो जाएगा या कम या बढ़ेगा? इस चीज के रिलेशन को शो करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो आर टी इज इक्वल आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी है। अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज है, और ओरिजिनल रेजिस्टेंस है यानी इनिशियल रेजिस्टेंस है, फाइनल रेजिस्टेंस यानी आर टी है। इसलिए अगर आप इसको इस तरह से लिखना चाहें आर एफ इज इक्वल आर आई इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, तो भी कोई इशू नहीं है। मगर चूंकि सवाल के अंदर आपसे ये कहा गया है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट का जो वैल्यू है वो 0 है, तो इसलिए आपने अल्फा इज इक्वल 0 लिखा और सेम आपने अल्फा की जगह पर यहां पर 0 पुट भी किया। लेकिन जैसे ही आपने 0 पुट किया और 0 मल्टीप्लाई हुआ डेल्टा टी के साथ, तो वैल्यू आया आपका 0। तो जब 0 हुआ प्लस 1 के साथ प्लस, तो फिर आपके पास जवाब आया 1। अब ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका आर आया हो जाएगा। तो इस नमूने से आपके पास जो वैल्यू आर आए है वो बराबर होगा आर एफ के। ये वैल्यू बता रहा है कि जितना इनिशियल रेजिस्टेंस होगा उतना ही फाइनल रेजिस्टेंस होगा। इनिशियल रेजिस्टेंस और फाइनल रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आएगा अगर आपका अल्फा का वैल्यू 0 हो जाएगा तो। इसलिए यहां पर यह कह रहा है कि टेम्परेचर के राइज होने से रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर फिर क्या होगा, भले टेम्परेचर राइज हो या क्या भी हो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट अगर 0 हो गया तो फिर आपका जो ओवरऑल जो वैल्यू होगा वो आपका सेम रहेगा रेजिस्टेंस का, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज 131 के अंदर ये है कि पाथ डिफरेंस है दो साउंड वेव्स के दरमियान, और वो पाथ डिफरेंस दो साउंड वेव्स के दरमियान जो है वो है 100 सेंटीमीटर, और वो दोनों जो टू साउंड वेव्स हैं वो आ रही हैं एक कोहेरेंट सोर्स की जानिब से, जिसकी जो वेवलेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है। अब सवाल ये है कि द सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स एट दैट पॉइंट प्रोड्यूसेस, उस पॉइंट पर जो सुपरपोजिशन होगी वेव्स की, जो वेव्स का आपस में एक दूसरे के साथ मिलना होगा, उसके मिलने की वजह से क्या हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी लाउडनेस मिलेगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी साइलेंस मिलेगी, या वहां पर बीट होगा या वहां पर इको होगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम पहले समझते हैं। अगर हम आप ये बात यहां पर कुछ ना कुछ समझते हो कि भाई ये कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के हिसाब से है, तो इसलिए पहले हम कंस्ट्रक्टिव और इंटरफेरेंस के हिसाब से इसको समझते हैं। अगर उसमें जवाब आ गया तो फिर हम इन चीजों में नहीं जाएंगे। एक्सप्लेनेशन अगर आप समझेंगे तो फिर आपको यह होगा कि आइडिया हो जाएगा कि इस चीज का क्या जवाब है। अगर आपको कभी भी डिटरमाइन करना हो कि जो वेव्स हैं उनकी वजह से या लाउडनेस होगी यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, या फिर उन दोनों वेव्स के सुपरपोजिशन की वजह से साइलेंस होगी, तो फिर अगर आपको यह मालूम करना है तो हमें कंपेयर करना पड़ता है पाथ डिफरेंस को वेवलेंथ के साथ। यानी कि पाथ डिफरेंस का और वेवलेंथ का आपस में रेशो निकालना होता है। उस रेशो के बेसिस पर जो जवाब आता है उस जवाब को देखकर हम कहते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिव है या ये डिस्ट्रक्टिव है। अब वो जवाब किस तरह होगा वो आप समझें। लाउडनेस या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगी जब आपका पाथ डिफरेंस इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, यानी पाथ डिफरेंस का जो वैल्यू है वो आपका वेवलेंथ वाले वैल्यू का मल्टीपल हो। यानी कि अगर ये 50 हो तो 50 टाइम्स आर 2 ये 100 हो, अगर ये 100 हो तो 50 टाइम्स 100 टाइम्स आर 2 ये 200 हो। तो यानी कि जो वेवलेंथ हो और जो पाथ डिफरेंस हो वो एक दूसरे के इंटीग्रल मल्टीपल हो। अगर होंगे तो वो
फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी लाउडनेस कहलाई जाएगी। अगर वो इंटीग्रल मल्टीपल एक दूसरे के नहीं होंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि जो है वो कहलाई जाएगी साइलेंस। अब यहां पर यह है कि आपके पास कि जो भी आपका पाथ डिफरेंस का वैल्यू होगा वो इस वेवलेंथ के एन मल्टीपल होगा, चाहे 1 टाइम हो, चाहे 2 टाइम हो, चाहे 3 टाइम हो, चाहे 4 टाइम हो, जितनी भी टाइम हो, लेकिन इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अगर आपके पास पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स यानी कि पाथ डिफरेंस और वेवलेंथ के दरमियान जो जवाब आए आपका वो हाफ इंटीजर मल्टीपल आए यानी आधा आए, हाफ इंटीजर मल्टीपल आए लाइक दिस वन, तो फिर हम कहेंगे कि वहां पर जो है वो साइलेंस होगी। अब इसका सॉल्यूशन असल ये है कि भाई पाथ डिफरेंस को आप डिवाइड करो वेवलेंथ के साथ। तो पाथ डिफरेंस का वैल्यू क्या है 100 और वेवलेंथ का वैल्यू क्या है 50 आपने लिखा, और 100 50 के साथ डिवाइड हो गया, ये खत्म, तो जवाब क्या आया 2। अब ये जो 2 जवाब है वो हमें ये बता रहा है कि ये एक दूसरे के मल्टीपल हैं, तभी तो जवाब आपका इंटीग्रल मल्टीपल आया है यानी इंटीजर आया है होल। दिस वैल्यू शोज दैट टू साउंड वैल्यूज वेव्स will result in loudness due to constructive interference। यहां से हमें मालूम हुआ कि ये जो वेव होगी, दोनों वेव्स ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होके दोनों वेव्स मिलकर एक लाउडनेस बनाएंगी, बड़ा साउंड बनाएंगी। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन इंटू लेमडा, आपने ये फार्मूला पढ़ा यहां से, डेल्टा एक्स इज इक्वल एन इंटू लेमडा। डेल्टा एक्स कितनी है 100, एन कितनी है 2, और लेमडा कितनी है भाई, लेमडा जो है वो 50 है। अगर आप यहां पर पुट करेंगे इसका भी जवाब 100 आ जाएगा, इसका भी जवाब 100 आ जाएगा, मतलब कि ये जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये आसान है। तो अब हम जो है वो चलते हैं, हमारा जो एमसीक्यूज 132 है। डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज 132 के अंदर हमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज इन चारों प्रोसेस में से कौन से प्रोसेस में डिक्रीज होगी। अब सबसे पहले आप सपोज करें कि ये एक स्प्रिंग पड़ा है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, स्ट्रेस्ड भी नहीं है, कंप्रेस्ड भी नहीं है, अपनी ओरिजिनल इनिशियल कंडीशन में पड़ा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको हम कंप्रेस करते हैं। हमने इसको इसकी इनिशियल पोजीशन से कंप्रेस करके उसको हम ऊपर ले गए, जिससे ये स्प्रिंग अब कंप्रेस हो गया। अब ये स्प्रिंग अपनी जुबान से कह रहा होगा कि बस मुझे छोड़ो तो मैं अपनी जगह पर वापस जाऊं। अब ये स्प्रिंग को जैसे ही हम छोड़ेंगे तो अपनी जगह पर वापस क्यों जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी होगी। तभी क्यों हुई स्टोर उसके अंदर, क्योंकि आपने उसको कंप्रेस किया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब आपके प्रोसेस कंप्रेशन वाला करते हैं तो उस प्रोसेस के दौरान भी स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाती है, पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती जाती है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसके अंदर आपके पास है स्ट्रेचिंग स्प्रिंग। जैसे जैसे आप स्प्रिंग को बढ़ाते जाएंगे, खींचते जाएंगे, स्ट्रेच करते जाएंगे, तो वैसे वैसे उस स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, उसके अंदर बढ़ती जाएगी। इस नमूने से हमें यह बात हुई कि भाई इस प्रोसेस में भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, इसमें भी इंक्रीज होगी। इस थर्ड प्रोसेस, फोर्थ प्रोसेस के अंदर अगर आप जाएं तो जब आपने इसको खींच के बिल्कुल उसकी आखिरी हद तक जब आपने स्प्रिंग को खींच के रखा है तो इसके अंदर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। और ये मैक्सिमम स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी ये है कि भाई इसके अंदर इंक्रीज हुई लेकिन फिर भी डिक्रीज नहीं हुई। अब अगर आप स्ट्रेच्ड स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो छोड़ने से ये होगा कि इसके अंदर जो एनर्जी पोटेंशियल वाली स्टोर्ड थी वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी काइनेटिक एनर्जी में, उसके मोशन में कन्वर्ट होती जाएगी। जिससे ये हमें साबित हुआ कि जब आप स्ट्रेच्ड स्प्रिंग को, खींचे हुए स्प्रिंग को या कंप्रेस्ड स्प्रिंग को जब भी आप छोड़ेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। एक एनर्जी जब कन्वर्ट होगी दूसरी एनर्जी में तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो मतलब के पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई। तो पोटेंशियल एनर्जी कौन से प्रोसेस में डिक्रीज हुई, जब आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच करके छोड़ा। तो रिलीजिंग अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग इज reduces the potential energy of the spring। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन एक्यूरेट है वो हमारा ऑप्शन सी जो है वो एक्यूरेट है। डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज 133 के अंदर एक डाइवर के बारे में है। डाइवर का मतलब होता है कि जो समंदर में गोताखोरी करे या जो दरिया में अंदर छलांग लगाए,
एक डाइवर है जिसका मास m है, वो स्विम कर रहा है एट द डेप्थ h बिलो द सी लेवल। फर्ज करें कि ये एक सी लेवल है, इस सी लेवल के बिलो, उसके नीचे जो है एक बंदा स्विमिंग कर रहा है। अगर हम रेफरेंस लेवल को लेते हैं सी लेवल, तो बताएं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उस डाइवर की क्या होगी। डाइवर के अंदर जितना जितना वो नीचे जाता जाएगा, उसके अंदर उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जाएगी। अब सवाल को हम इस तरह से हल करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी का हमने फार्मूला लिखा, वो है mgh के बराबर। अगर पोटेंशियल एनर्जी को u के बराबर लिखें तो भी कोई इशू नहीं है, बात सेम है। हमने लिखा u इज इक्वल टू mgh। अब चूंकि जो ड्राइवर है वो स्विमिंग कर रहा है बिलो द सी लेवल और रेफरेंस लेवल, यानी कि जब वो अपनी रेफरेंस लेवल से, जो कि रेफरेंस लेवल सी लेवल है, उससे बिल्कुल नीचे है वो जो डाइवर स्विमिंग कर रहा है, तो इसका मतलब हाइट जो है वो आपकी ऊपर नहीं है। अगर ऊपर होती फिर तो पॉजिटिव हम लिखते हैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। चूंकि वो अपनी रेफरेंस लेवल से उसकी हाइट नीचे है, डाउन है, डेप्थ में है, इसी वजह से हमने लिखा वहां पर -h। तो जहां पर आपने h लिखा था वहां पर आपने लिखा -h, और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगी तो -mgh आया। अब अगर आप ये समझना चाहते हैं कि इस रेफरेंस लेवल से ये नीचे कैसे है, तो फिर आप एक मिनट दें और इस चीज को भी समझ लें। पूरी दुनिया के अंदर अगर ये कहा जाता है कि फला मुल्क नीचे है और फला मुल्क ऊपर है, फला मुल्क अगर नीचे है तो किससे नीचे है, वो किससे ज्यादा गहरा है या किससे ज्यादा ऊपर है। तो ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर हम अगर किसी की लंबाई कि वो कितना ऊपर है या कितना नीचे है अगर नापते हैं, मेजर करते हैं, तो वो दुनिया के अक्रॉस जो इर्द गिर्द समंदर की सतह है, उसके हम जरिए से मालूम करते हैं कि वो सतह समंदर से कितना ऊपर है, वो मुल्क सतह समंदर से कितना नीचे है। अगर फर्ज करें कि ये बंदा, ये समंदर, सतह समंदर जो है वो यहाँ है, और पूरी दुनिया के अंदर सतह समंदर जो है वो इक्वल है। अब सतह समंदर जो सी लेवल है वो यहाँ तक है। अब किसी मुल्क के अंदर एक बंदा स्विम कर रहा है, या कराची के किसी इलाके के अंदर वो बंदा स्विमिंग कर रहा है अपने घर वाले ही पूल के अंदर, लेकिन वो इलाका जो सतह समंदर के बीच, बाद में पहाड़ आते हैं, शहर आते हैं, बड़ी बड़ी मंजिलें, चाड़ियां आती हैं, फिर उसके बाद काफी टाइम बाद एक घर आता है जिसका ये स्विमिंग पूल है। अब अगर देखा जाए ओवरऑल ऊपर से, दूरबीनी से या ऊपर स्टेशन से, तो हम देखेंगे कि समंदर ऊपर है, उसका घर नीचे है। तो अगर सी लेवल के हिसाब से अगर हम इसके पूल को देखें तो ये सी लेवल के हिसाब से इसका पूल नीचे है, और अगर सी लेवल के हिसाब से इसकी हम हाइट मालूम करें तो वो एच हाइट नीचे है। तो इस हवाले से हम जहां भी जाते हैं तो रेफरेंस लेवल जो हाइट को लेते हैं दुनिया के अंदर, तो हम सी लेवल को ज्यादातर प्रेफरेंस देते हैं। इसी वजह से आज कहते हैं कि वो ममालिक जो सी लेवल के हिसाब से नीचे हैं उनको आगे चलकर सुनामीज वगैरह का ज्यादा खतरा है, और वो ममालिक जो सी लेवल से ऊपर हैं तो उनको जो है वो कम खतरा है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर MCQs 134 निहायत ही आसान है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि एक कांस्टेंट फोर्स है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो एक्ट हो रही है एक बॉडी के ऊपर जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, और वो बॉडी इस फोर्स लगने की वजह से डिस्टेंस या डिस्प्लेस कर रही है डिस्टेंस डेल्टा डी, यानी कि फिर इस फोर्स लगने की वजह से यह बॉडी डेल्टा डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, और उस डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम ले रही है वो डेल्टा टी टाइम ले रही है। अब आप हमें बताएं कि कौन से रेट एट विच द फोर्स इज डूइंग वर्क, के फोर्स जो है वो वर्क कर रही है किस रेट पर। तो अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि चूंकि सवाल में कहा गया है कि फोर्स ने बॉडी, फोर्स मिली है बॉडी को और बॉडी ने किया है कवर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, तो जब भी कोई भी फोर्स हम अप्लाई करते हैं बॉडी को और वो बॉडी कवर करे कुछ ना कुछ डिस्टेंस, तो हम उसको कहते हैं कि वो वर्क है। तो वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी बिकॉज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास ये फार्मूला आ गया कि वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा डी। लेकिन ये जो डेल्टा डी डिस्टेंस है ये कवर हो रहा है कुछ ना कुछ टाइम में, यानी कि वर्क जो हो रहा है वो कुछ ना कुछ टाइम ले रहा है, इसलिए आपने W के साथ अपान में भी T दिया, क्योंकि वर्क हो रहा है पर यूनिट टाइम, और ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो भी पर यूनिट टाइम कवर हो रहा है, इसलिए आपने इधर भी टाइम दे दिया अपान में, इधर भी अपान में टाइम। तो वर्क अपान टाइम आप क्या हो गया, पावर। तो आपके पास जो फार्मूला आ गया वो हो गया एफ इंटू डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, क्योंकि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर।
तो आपके पास पावर का फार्मूला आ गया है और वो बराबर है F इंटू डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। एक तो अप्रोच है इसको समझने की ये, दूसरी अप्रोच समझने की ये है कि अगर आपने इस पूरे को पढ़ने के बाद आपने यहां पर ध्यान दिया कि रेट एट विच फोर्स इज डूइंग वर्क, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब है पावर। तो इसका मतलब है कि हमने लिखना होगा पावर, पावर का फार्मूला। तो आपने लिखा पावर का फार्मूला इज इक्वल वर्क अपॉन टाइम, और वर्क बराबर है एफ इंटू डी के। आपने लिखा एफ इंटू डी यहाँ पर और अपॉन में टाइम, और डी आपका टाइम के नीचे आ गया, तो इस तरह से भी आपका पावर का फार्मूला अगेन आ जाता है। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन एक्यूरेट है वो सी है, जिसको हम कहते हैं एफ इंटू डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल भी बिल्कुल आसान है, लेकिन ये इस किस्म के सवालात और जो हमने पढ़े वो आसान तब लगते हैं जब आसान नमूने से आपने पढ़ा हो। आसान नमूने से अगर आप बेहतरीन नमूने से समझना चाहते हैं तो इस चैनल को और एक्यू अकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वहां पर विजिट करें। हर एक चैनल को हमने, हर एक चैप्टर को हमने बेहतरीन अंदाज में और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ हमने समझाया है। इसके समझने के बाद आपको किसी भी किस्म का ऐसे एमसीक्यूज जो आपके पास आए हैं, कोई भी आपके लिए फिर मसला नहीं होगा, सब चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहला हमारे पास जो सवाल है वो है 135। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि इन सर्कुलर मोशन इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज केप्ट कांस्टेंट, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है और सर्कुलर मोशन के दौरान उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको कांस्टेंट रखा जाता है, तो फिर अगर हम रेडियस को डिक्रीज करें तो फिर क्या होगा। अब इस सवाल में आप समझ सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात आई है और रेडियस की बात आई है और सर्कुलर मोशन की बात आई है, तो बिल्कुल उसी चैप्टर के अंदर आप चले जाएंगे जहां पर हमने ये चीजें पढ़ी। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने वहां पर मेरे चैनल से पढ़ा होगा, तो उसको किसी भी किस्म की, कोई भी इन किस्म के सवाल जो अभी तक आप पढ़ के आए या जो बाद में पढ़ेंगे, कुछ भी मसला नहीं होगा। अब सवाल है कि वी एक्सप्लेनेशन में हम समझते हैं कि हम इस रिलेशन को जानते हैं कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एक रिलेशन है, और उस रिलेशन को हम जाहिर करते हैं एस इज इक्वल टू आर थीटा के साथ। अब एस इज इक्वल टू आर थीटा में इस सवाल ने खुद कह दिया है कि भाई आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को यानी थीटा को कांस्टेंट रखना है। जब आपने थीटा को कांस्टेंट रख दिया तो बाकी क्या बचा, आर बचा और एस बचा। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन होती है तो इसको हटाकर इक्वल की साइन देते हैं और कोई ना कोई कांस्टेंट देते हैं, लेकिन जब इक्वल की साइन मौजूद हो और कांस्टेंट मौजूद हो, जब हम उन दोनों को हटाते हैं तो फिर उन दोनों की जगह पर वहां पर प्रोपोर्शनलिटी की साइन आ जाती है। अब ये साइन हमें बता रही है कि भाई एस यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जो है आपके पास रेडियस। ठीक है, अब यहां पर आपके पास ये है कि भाई इफ डिक्रीजिंग द रेडियस, अगर आप रेडियस को डिक्रीज करेंगे तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी डिक्रीज होगा। अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट में या रेडियस को इंक्रीज करेंगे तो दूसरा फैक्टर भी इंक्रीज होगा। तो इस हवाले से हमारा जो ऑप्शन एक्यूरेट है वो ये है कि भाई इंक्रीजिंग द लीनियर डिस्प्लेसमेंट विल इंक्रीज द डिक्रीजिंग द लीनियर। तो इस तरह से हमारा जो एक्यूरेट जवाब है वो ये है कि भाई डिक्रीजिंग द रेडियस विल डिक्रीज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसको कम करने से ये भी जो है वो कम होगा। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज 136 बिल्कुल जो है बेसिक है, अगर आपने सही बेसिक पढ़ा होगा तो आपको जरूर समझ आ रहा होगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन देन द वर्क डन इज सेड टू बी। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो फिर वर्क क्या होगा। अब सवाल चूंकि हमसे वर्क का पूछा जा रहा है, इसलिए हमने सबसे पहले फार्मूला वर्क का लिखना है। वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा हमने लिखा, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये कह रहा है कि फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जब भी दो चीजें एक दूसरे से बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो वहां पर डिग्री 180 डिग्री बनती है। हम कहते हैं ना कि भाई अगर कोई हम बात एक करें और दूसरा कोई उल्टी बात करे तो हम कहते हैं यार ये तो हमेशा 180 डिग्री बोलता है। तो इसका मतलब एक चीज का बिल्कुल ही उलट जो हो उसको हम 180 डिग्री कहते हैं। तो हमने कहा कि भाई फोर्स अगर इस जानिब है तो डिस्प्लेसमेंट इस जानिब है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री है। अब हमने कहा कि भाई 180 डिग्री जो है वो थीटा है। थीटा की जगह हमने जब 180 डिग्री पुट किया
तो cos 180 डिग्री का जो हमें जवाब मिला वो मिला -1। जब हमने -1 इस पूरे वैल्यू की जगह पर पुट किया तो हमें -1 यहाँ पर मल्टीप्लाई होने के बाद ये हमें रिजल्ट आया कि वर्क जो है वो -f इंटू डी के बराबर है, यानी कि वो नेगेटिव वर्क है। तो इस हवाले से हमारा जो ऑप्शन एक्यूरेट हुआ वो ऑप्शन बी जो है वो सही है। डियर स्टूडेंट्स, जब बहुत सारी जल्दबाजी की जाती है तो स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंस होके ऐसे ऐसे इजी सवालात के भी जो जवाबात हैं वो बिल्कुल गलत दे आते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये सवाल है, इस सवाल के अंदर ये दो ऑप्शंस हैं जिनके अंदर स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज होकर ओवर कॉन्फिडेंस या जल्दी जल्दी की सूरत में वो जवाब गलत करके आए। पहली कि भाई 10 टाइम्स लोअर देन प्राइमरी करंट, दूसरा 1/10 ऑफ द प्राइमरी करंट। अब उनका जवाब 10 तो आया, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि इसका मतलब 1/10 ऑफ द 10 है या 110 टाइम्स लोअर देन द प्राइमरी करंट है। और कुछ ने तो कहा कि भाई ये दोनों सेम है, दोनों में से आप जो टिक करें कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। लेकिन इन चीजों को समझने के लिए थोड़े बादाम खाने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस भी जो है आपके फिजिक्स के अंदर लॉजिकली उनसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 137 जो एमसीक्यूज है वो ये कहता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर इफ द सेकेंडरी वोल्टेज इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 10, अगर आप सेकेंडरी वोल्टेज को 10 के फैक्टर से इंक्रीज करते हैं। अब मुझे ये बताएं कि भाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वोल्टेज किससे बड़ा होता है? सेकेंडरी वोल्टेज जाहिर सी बात है कि वो प्राइमरी से बड़ा होगा, क्योंकि स्टेप अप में होता ही ये है कि प्राइमरी से सेकेंडरी वाली कॉइल का वोल्टेज ज्यादा होता है। तो यहां पर जो ये बात है कि सेकेंडरी वोल्टेज इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 10, के उसको 10 मर्तबा 10 टाइम्स बढ़ाया गया है। तो किससे बढ़ाया गया है सेकेंडरी वोल्टेज को? वो जो सेकेंडरी वोल्टेज बढ़ाया गया है वो प्राइमरी से 10 मर्तबा ज्यादा है। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो 10 टाइम्स द प्राइमरी वोल्टेज है, यानी कि प्राइमरी वोल्टेज से 10 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें सेकेंडरी वोल्टेज का जवाब आएगा। इसका मतलब ये है। तो फिर करंट इन सेकेंडरी कॉइल क्या होगा? अगर आप सेकेंडरी वोल्टेज को बढ़ाते हैं 10 मरतबा तो फिर उसी सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो करंट होगा वो कितना होगा? अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम बढ़ा एक कॉइल में रहे हैं तो सवाल फिर दूसरी प्राइमरी कॉइल का पूछना चाहिए। करंट भी सेकेंडरी का ही पूछ रहा है और वोल्टेज भी उसने सेकेंडरी की दी है। अब इस सवाल को थोड़ा आप इस नमूने से समझें कि हमने आइडियल कंडीशन ट्रांसफार्मर की कुछ इस नमूने से पढ़ी थी कि भाई पावर जो उसका सेकेंडरी का होगा वही पावर प्राइमरी का होगा, तो हम कहेंगे कि कंडीशन आइडियली के अंदर ट्रांसफार्मर ओके है। अब प्राइमरी जो पावर है वो बराबर होता है P इज इक्वल टू वी आई, यानी कि P अगर आप इसको ऐसे लिखें कि पावर ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू पावर ऑफ सेकेंडरी तो भी बात सेम है। तो Vp Ip इज इक्वल टू Vs Is, ये हमारा फार्मूला है आइडियल कंडीशन में ट्रांसफार्मर का, ये वाला भी। अब सेकेंडरी जो वोल्टेज यहां पर आपके पास इंक्लूडेड है, ये सेकेंडरी वोल्टेज आपको गिवन है। सेकेंडरी वोल्टेज गिवन कुछ इस तरह से है कि इट इज इंक्रीज बाय 10 टाइम्स द प्राइमरी। तो सेकेंडरी वोल्टेज इज इक्वल टू 10 टाइम्स द वीपी आपने लिखा। अब ये जो वीएस है, वीएस की जगह पर आप जो है वो 10 टाइम्स द वीपी पुट करेंगे। तो यहां पर आपने इसको जब इक्वेशन 1 में पुट किया तो वीपी आईपी सेम इज इक्वल टू सेम, जहां पर वीएस आईएस वीएस था, वीएस की जगह आपने 10 इंटू वीपी पुट कर दिया और आईएस की जगह आपने ये आईएस जो है वो सेम रखा है। अब यहां पर आप देख सकते होंगे कि वीपी इंटू आईपी इज इक्वल टू 10 सेम, वीपी सेम इंटू आईएस सेम। आप देख रहे होंगे कि ये वीपी इधर भी है, ये वीपी इधर भी है, ये सब मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है। ये एक दूसरे की साथ डायरेक्टली अगर आप उनको कैंसिल करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स का बेसिक वीक है मैंने उनके लिए एक स्टेप बढ़ाया है। और इसी तरीके से हम जो अपने सवालात हैं अपने चैनल के अंदर इस तरह से ही करते हैं कि कोई भी मैथ का टर्मिनोलॉजी बेसिक नमूने से हम उनको हल करते हैं। बेशक वीडियो 5 10 15 मिनट बड़ा हो जाए, लेकिन ये है कि सारे स्टूडेंट्स के लिए फायदा हो। होशियार होंगे तो स्किप कर देंगे जैसे आप अभी कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स जिनकी मैथ वीक होगी तो वो सही नमूने से सुनेंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो वीडियोस हों वो सबके लिए कारआमद साबित हों, इसी वजह से जो कुछ वीडियोस हमारे हैं वो इतने ज्यादा लेंथी हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो
वोल्टेज प्राइमरी है, जब आप इसको मल्टीप्लाई वाले टर्म को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड का। तो ये आपका इस तरह, जिस तरह आप ऐसे कट करते हैं, तो ये भी इन दोनों ने एक दूसरे को इस तरह से कट कर दिया। तो अब आपके पास बचा IP इज इक्वल टू 10 IS। अब ये बता रहा है कि जो प्राइमरी का करंट है वो 10 टाइम्स द सेकेंडरी के करंट है। लेकिन अगर आपको ये मालूम करना है कि करंट इन सेकेंडरी कॉइल कितना है, तो आप यहां पर देखेंगे कि ये जो सेकेंडरी कॉइल का जवाब आपको चाहिए, तो सेकेंडरी वाले करंट के साथ जो वैल्यू है उसको आप बराबर के दूसरी तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा डिवाइड का। तो IP डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू IS लिखें, या फिर आप इसको ऐसे लिखें IS इज इक्वल टू IP डिवाइडेड बाय 10। अब ये बता रहा है कि जो सेकेंडरी का करंट होगा वो 1/10 द प्राइमरी होगा, 1/10 द प्राइमरी होगा। अब सवाल यह है कि अगर हम इसको टिक करते हैं 1/10 ऑफ द प्राइमरी करंट इन ट्रांसफार्मर, ये जवाब सही है, तो इसका जवाब ये क्यों नहीं हो सकता 10 टाइम्स लोअर देन द प्राइमरी करंट, कि वो प्राइमरी करंट से 10 मर्तबा कम है, 10 टाइम्स लोअर है या 1/10 ऑफ द प्राइमरी है, बात तो सेम होनी चाहिए। अब यहां पर आप इस चीज को समझें कि 10 टाइम्स द लोअर का मतलब ये है कि भाई प्राइमरी करंट माइनस 10 टाइम्स द IP, यानी 10 टाइम्स द प्राइमरी करंट, यानी कि प्राइमरी करंट में से उसके 10 मर्तबा बड़ा वैल्यू उसमें से माइनस करो। अब फर्ज करें कि प्राइमरी करंट का वैल्यू 5 है, उसमें से माइनस किया मैंने 10 टाइम्स द प्राइमरी करंट का वैल्यू, यानी 10 रेज़ पावर 5, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 50। तो जब हमने 50 उसमें से माइनस किया तो वैल्यू आया -45। अब यही सेम चीज अगर आप उसमें लिखेंगे तो ये वैल्यू कुछ और आएगा, यानी कि प्राइमरी करंट कितना है 5, और डिवाइडेड बाय आप उसको किससे करेंगे 50 के साथ, यानी 10 के साथ। तो आपका जो वैल्यू है वो कुछ और आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ और आ रहा है। तो इन दोनों सवालों ऑप्शंस में जो है वो फर्क है, और इसी फर्क के अंदर जो है वो लॉजिक और बेसिक मैथ है, जो हम चैनल के अंदर अपने डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स करके सिखाते हैं। और स्टूडेंट्स जो थेरेटिकल तो ध्यान देते हैं मगर न्यूमेरिकल्स के ऊपर ध्यान नहीं देते, या फिर डेरिवेशंस के ऊपर सही नमूने से ध्यान नहीं देते, तो फिर ये इस किस्म की गलतियां आसान सवालों में भी वो करके आते हैं। अगर आपकी मैथ वीक है कोई मसला नहीं है, अगर आपने उसको फिजिक्स के साथ साथ सीखना है तो फिर आप एक्यू एकेडमी चैनल पर आए। हम आपको इंतहाई बेसिक नमूने से जो फिजिक्स का हर चैप्टर है वो क्लियर कराएंगे। आप चैप्टर 12 की, क्लास 12 की हर चैप्टर को जब आप देखेंगे तो आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल स्त्री की तरह क्लियर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो एमसीक्यूज है ये काफी आसान है। यहाँ पर ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन 129 एमसीक्यूज के अंदर कर दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जब ड्रॉपलेट रीच करता है टर्मिनल वेलोसिटी पर तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है। पहली बात ये समझें कि चाहे कोई ड्रॉपलेट हो, चाहे कोई आदमी हो, चाहे वो पानी में जा रहा हो, चाहे हवा में उड़ रहा हो, लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी का लफ्ज जब भी आएगा तो इसका मतलब ये है कि अब उस बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। जिस भी बॉडी को टर्मिनल वेलोसिटी है मतलब उसको उस टाइम कांस्टेंट वेलोसिटी है। और जब भी किसी ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो उस टाइम वेलोसिटी में कोई तब्दीली नहीं आती। जब वेलोसिटी में कोई तब्दीली नहीं आती तो वेलोसिटी में तब्दीली न आने की वजह से एक्सीलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होती, क्योंकि एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी में जब चेंज नहीं आएगी तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। इसलिए यहां पर अब कह रहा है कि कोई ड्रॉपलेट है जो पानी का कतरा है वो ऊपर से हवा में गिर रहा है, गिरते गिरते नीचे आ रहा है। अब यहाँ पर ये बात नहीं है कि आप उसमें फ्लूइड डायनामिक्स लगाएं या फ्लूइड स्टैटिक्स लगाएं, ये बिल्कुल एक किस्म का लॉजिकल या एक किस्म का सिंपल क्वेश्चन है जो आपको पढ़ाते टाइम जब आपको सही नमूने से पढ़ाया गया होगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे। लेकिन जब आपको पढ़ाते टाइम बस सिर्फ डेफिनेशन और इन चीजों से आपको नहीं जो है भेजा गया होगा इधर उधर दूसरे फैक्टर्स में, तो फिर आपके लिए मसला हो सकता है। तो जब यहाँ पर आपके पास है कि टर्मिनल वेलोसिटी में जब ड्रॉपलेट पहुंच गया तो वह वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो उसकी एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगी, और यही जो है इसका आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारा एमसीक्यूज 139 है वो ये कह रहा है कि न्यूटन्स का ओरिजिनल फार्मूला है वो अंडर एस्टिमेट स्पीड ऑफ साउंड को एयर में कर रहा है। क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहा है उसकी स्पीड को, या उसकी स्पीड के ऊपर क्या गलत असर पड़ रहा है न्यूटन के उस फार्मूले की वजह से साउंड की स्पीड के ऊपर,
तो वो जो है इसलिए क्योंकि न्यूटन ने ये अज्यूम किया था कि जो स्पीड के साउंड जब वो घूमता है एयर के थ्रू, तो उस टाइम एयर के अंदर उसका जो टेम्परेचर रहता है या कंडीशन रहती है वो आइसोथर्मल कंडीशन रहती है। अब आप कह रहे होंगे कि सर पहले तो आप एक्सप्लेन कर रहे थे, अब आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि वीडियो ज्यादा हो रहा है। अगर आप कहते हैं तो चलो ठीक है, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि उसने कैसे ये अज्यूम किया था। डियर स्टूडेंट्स, तो फिर आप इस एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि इस एक्सप्लेनेशन को समझने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप न्यूटन की गलती निकाल पाएं। ये वही न्यूटन है जिसने ग्रेविटी को बताया था आपके बारे में कि भाई ग्रेविटी है, और आपने कहा था कि भाई अगर इसने ना बताता तो फिर कुछ ना होता। तो इसी न्यूटन की जो है वो आप आज गलती निकालेंगे अगर आपने थोड़ा यहाँ पर 5 मिनट ध्यान दिया। देखिए, आपने ये पढ़ा है कि अगर कोई भी गैस के मॉलिक्यूल्स या एयर अगर किसी कंटेनर में फिल्ड है और आपने उसको कंप्रेस किया एयर वाले कंटेनर को, तो कंप्रेस करने से क्या होगा कि उस कंटेनर के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो टोटल कम होगा। जैसे ही वॉल्यूम कम होगा तो वॉल्यूम कम होने की वजह से उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा। तो मतलब कि कंप्रेशन से टेम्परेचर बढ़ता है। आप ये 15-16 चैप्टर के अंदर पढ़ के आए हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कैसे क्यों ये सारे प्रोसेस, तो आप उस एकेडमी के चैनल पर आए और वहां पर इस चीज को बेहतरीन नमूने से हम आपको समझाएंगे। अब यहां पर आपके पास दूसरा है कि एक्सपेंशन। जब आप गैस के मॉलिक्यूल्स को एक्सपेंड करते हैं तो वो ठंडे पड़ जाते हैं, यानी कि उनके वॉल्यूम बढ़ने से उनका टेम्परेचर कम हो जाता है। अब आते हैं हम न्यूटन की अजम्पशन पर। आप खुद ही इसकी गलती निकाल लेंगे। न्यूटन ने अज्यूम किया था कि जब साउंड के मॉलिक्यूल्स, साउंड किसके थ्रू आगे जाता है? साउंड हवा के थ्रू अगर आगे जाता है तो हवा क्या है? हवा गैसेस हैं। तो इसने कहा कि साउंड जो है वो जो कंप्रेस करता है एंड रेयरफेक्शन करता है टेम्परेचर के दौरान, तो उसका जो टेम्परेचर है ओवरऑल वो स्टे सेम रहता है। अब आप ही बता दें कि साउंड के फ्लो होने के दौरान अगर एयर गैस के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो गए, तो मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हुए एयर गैस के, तो जाहिर सी बात है वहां पर टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। इन द सेम वे जब रेयरफेक्शन होगी इस तरह से, तो गैस के मॉलिक्यूल या एयर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से थोड़े इधर इधर हुए। जब एक दूसरे से थोड़े दूर हुए तो आप मुझे बताएं कि क्या टेम्परेचर उनका कम नहीं होगा? कम टेम्परेचर होगा। तो आप यहां पर खुद ही समझ सकते हैं कि न्यूटन जो ये बात कर रहा है कि भले कंप्रेशन हो भले रेयरफेक्शन हो टेम्परेचर सेम रहेगा, यानी कि ये उसने बात जो है वो गलत कर दी, जिसकी वजह से हम यहां पर कर रहे हैं कि इसने अंडर एस्टिमेट कर दिया स्पीड ऑफ साउंड को। अब इस बात गलत करने की वजह से इसने साउंड की स्पीड को अंडर एस्टिमेट कैसे किया वो आप यहां पर समझ लेंगे। अब इसका मतलब यह हुआ कि न्यूटन ने कहा कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान भाई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, यानी कि डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो होगा, यानी चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो है। डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो है। मैं टी इज इक्वल टू जीरो नहीं कह रहा, मैं डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो कह रहा हूं, यानी कि वहां पर टेम्परेचर टी कुछ ना कुछ है, मगर उस टेम्परेचर टी में चेंजेस नहीं आएंगी। वो चेंजेस जो हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो है। बिकॉज उसने ये सोचा था कि जो हीट है जो कि क्रिएटेड की जा रही है कंप्रेशन की जानिब से, वुड हैव टाइम टू एस्केप इनटू सराउंडिंग टू कीप टेम्परेचर सेम एज बिफोर। उसने ये अज्यूम किया था कि वो हीट या वो टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ कंप्रेशन की वजह से, वो टेम्परेचर उसके पास इतना टाइम होगा उस हीट प्रोड्यूस होने वाली को कि वो कंप्रेशन के दौरान प्रोड्यूस होने वाली हीट सिस्टम में बाहर चली जाए। जब वो हीट जो एक्स्ट्रा हुई कंप्रेशन की वजह से वो सिस्टम के बाहर चली गई, तो ओवरऑल जो अंदर टेम्परेचर बचेगा साउंड के कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में, वो सेम रहेगा। यानी कि कंप्रेशन के दौरान प्रोड्यूस होने वाली क्यू हीट को उसने बाहर स्केप कर दिया, उसने बाहर लीव कर दिया। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, मगर यहां पर जो चेंज इन हीट है वो जीरो नहीं है। मतलब कि अगर चेंज इन हीट जीरो नहीं है तो मतलब हीट में चेंजेस आई। जाहिर सी बात है अगर चेंजेस आई हैं तभी तो चेंजेस जीरो नहीं है ना। तो रैपिड एक तो चीज ये है, और दूसरी चीज आप यहां पर यह समझ लें
कि जब भी आप किसी चीज को कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करने के दौरान उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता है। जब प्रेशर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर जो है अल्टीमेटली आपका चेंज होता है। और ये जो न्यूटन का अजम्पशन है, इस साउंड की एयर के अंदर प्रोपेगेशन को बॉयल्स लॉ के थ्रू जो है वो चला रहा है। क्योंकि बॉयल्स लॉ के अंदर जो वॉल्यूम है और जो प्रेशर है वो एक दूसरे के साथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मगर वहां पर जो टेम्परेचर रहता है वो कांस्टेंट रहता है। मगर ये यहाँ पर कुछ सीन अलग है, लेकिन इसने बॉयल्स लॉ लगा के इसको गलती कर दी। अब सही बात क्या है, व्हाट एक्चुअली हैपेंस देयर? सही बात यह है कि लेप्लास ने इस कॉन्सेप्ट को करेक्ट किया कि जब भी साउंड कंप्रेस होता है तो उस टाइम टेम्परेचर एयर का इंक्रीज होता है, यानी एयर उस टाइम गर्म हो जाती है। और जब आवाज के दौरान रेयरफेक्शन आती है या आवाज के दौरान जो गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, तो उन हिस्सों में जो टेम्परेचर है वो कम होता है और उन हिस्सों में जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन होता है, यानी एयर ठंडी हो जाती है। और जिसकी वजह से आपका प्रोसेस थर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं रह पाता, क्योंकि पहले चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, तो टेम्परेचर में चेंजेस आई। जब टेम्परेचर में चेंजेस आई हैं तो ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है। ये कहा किसने? इसने, लेप्लास ने। तो इस वजह से इस न्यूटन ने जो अज्यूम किया कि भाई ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, यही जो थी इसकी गलती थी। अब मैं तो आपको बहुत थ्योरी समझा रहा हूं, मैं आपको एमसीक्यू समझाने आ रहा था, लेकिन खैर आए हैं तो हम समझा देते हैं आपको। हाउएवर इट इज एडियाबेटिक। अब ये जो है प्रोसेस जो कि लेप्लास बता रहा है कि जो सही प्रोसेस है वो एडियाबेटिक है, क्योंकि डेल्टा की क्यू इज इक्वल टू 0। उसने कहा कि वहां पर ना तो हीट उस सिस्टम में इंटर होगी, ना तो हीट जो है उस सिस्टम से लीव होती है। क्यों? क्योंकि compression and rarefaction occurs too rapid that heat have no time to leave or enter into the system। कि compression और ये rarefaction इतना तो तेजी से और जल्दी जल्दी होती हैं कि उस compression में से अंदर जो प्रोड्यूस होने वाली हीट है वो उस कंप्रेशन से बाहर नहीं निकलती, और रेयरफेक्शन में जो हीट कम है उसके अंदर दूसरी बाहर वाली हीट नहीं आती। तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इतने तो तेज होते हैं कि भाई बाहर वाली हीट उस कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में ना तो इंटर होती है, ना तो फिर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन वाली हीट में से निकलकर हीट बाहर जाती है। इसका मतलब कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो आपकी आवाज हवा के थ्रू जब जाता है तो उस टाइम ये प्रोसेस हो रहा होता है, तो बाहर के टेम्परेचर का उसके ऊपर कोई खासा असर नहीं पड़ता। तो इस वजह से कंप्रेशन और रेयरफेक्शन आपके डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 है, और ये आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है, ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। ऐसे ना हो कि एमडी कैट में अगले साल यहां पर कुछ मरोड़ कर के भाई लेप्लास का जो ओरिजिनल फार्मूला है साउंड ऑफ एयर के दरमियान वो हमें बताता है कि ही अज्यूम्ड दैट द सिस्टम इज एडियाबेटिक। तो इस हिसाब से भी वो चीजें आपकी चेंज आ सकती हैं। अब इसने ये गलती करके साउंड की स्पीड को क्या नुकसान दिया, उसने कैसे उसको अंडर एस्टिमेट किया, ये बात आप यहां पर समझें। चूंकि न्यूटन ने जो कॉन्सेप्ट जो टॉपिक लिया था इक्वेशन बनाने के लिए वो ही गलत लिया था। उसने कहा कि ये जो प्रोसेस है एयर के थ्रू साउंड की प्रोपेगेशन का, वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसलिए उसने अपनी इक्वेशन में आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस पुट कर दिया। अब आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस वाला कांस्टेंट या प्रोसेस या ये टर्म पुट करने से जो वैल्यू वेलोसिटी का आया या स्पीड ऑफ साउंड का आया वो 280 मीटर पर सेकंड आया। हवा की थ्रू जब आवाज जाएगी तो उसकी जो स्पीड है वो 280 मीटर पर सेकंड उसने लिखी। और जब हमने प्रैक्टिकली मुख्तलिफ औजारों के थ्रू मेजर किया तो हमें मिला कि ये तो गलत है। तो जब इसके फार्मूले की वजह से हमें वेलोसिटी गलत मिली तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने अंडर एस्टिमेट कर दिया। अंडर एस्टिमेट का क्या मतलब होता है? मैं कहता हूं कि भाई मेरी टीचिंग्स को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं भाई, ये मतलब आप उनको वो वैल्यू नहीं दे रहे जो देना चाहिए। इन द सेम वे अगर आप कह रहे हैं कि भाई अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आप वेलोसिटी ऑफ स्पीड को,
स्पीड ऑफ साउंड को एयर के अंदर, तो मतलब उसको आप वो वेलोसिटी नहीं देना चाह रहे इक्वेशन के थ्रू जो उसकी हकीकत में है, तो इसलिए इसने अंडर एस्टिमेट किया। अब सही क्या है, लेप्लास ने कहा कि एयर के थ्रू जब आवाज जाता है तो वो एडियाबेटिक प्रोसेस में जाता है, इसलिए उसने अपनी इक्वेशन, सेम इक्वेशन के अंदर कुछ भी नहीं किया। जो न्यूटन ने इक्वेशन को मेहनत की थी बनाने में, सारी इक्वेशन उसने सेम रखी, बस सिर्फ एक लफ्ज चेंज किया, वो लफ्ज था सिर्फ और सिर्फ एडियाबेटिक बल्क मॉड्यूलस उसने रखा। जैसे उसने रखा तो जवाब जो है वो सही आया, और फिर उसके बाद लेप्लास की वाह वाह हो गई। इस तरह से बड़े बड़े साइंटिस्ट, न्यूटन जैसे साइंटिस्ट भी गलती कर लेते हैं, तो आप जो है वो भी कर सकते हैं, अगर आप जो है सीखेंगे तो फिर कोई मसला नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज भी इंतहाई आसान है अगर आपने बेहतरीन नमूने से इन टॉपिक्स को पढ़ा है तो। चैप्टर नंबर 18 मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने इस चीज को कुछ इस नमूने से डिस्कस किया था कि अगर आप वो पढ़ेंगे तो इस सवाल के साथ आपका ये सवाल और इस सवाल से रिलेटेड जो भी दूसरे सवाल निकल सकते हैं, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो उनके भी आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर बात ये की गई है कि the point where the electric field is zero between two opposite charge lies। बताएं कि अगर दो ऑपोजिट चार्जेस हों, यानी कि ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, और उन दोनों चार्जेस ऑपोजिट के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ से निकलती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। अब ये बताएं आप कि कौन सी इन दोनों के दरमियान एक पॉइंट होगी जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं। वो कौन सी पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्जेस के दरमियान ना हो। अब ऐसी कहां से पॉइंट आए। सबसे पहली चीज मैं आपको यहां पर बता दूं कि अगले साल हो सकता है कि आपका एमडीकेट के अंदर या उससे बाद में एमसीक्यूज कुछ इस तरह आए कि भाई जो इन दोनों चार्जेस के दरमियान सबसे ज्यादा डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी पॉइंट पर है। सबसे ज्यादा डेंस मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्जेस के नियर होती है। इस चार्ज के नियर आप देख रहे होंगे लाइंस कुछ ज्यादा गाढ़ी हैं, ज्यादा डेंस है। यहां भी देख रहे होंगे कि ज्यादा जो लाइंस हैं वो डेंस है, यहाँ भी डेंस है। लेकिन जैसे जैसे लाइंस एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो ये एक दूसरे से दूर होती जा रही है, मतलब यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लेस डेंस होगी। होगी सही, मतलब ऐसी पॉइंट नहीं है कि हम कहें कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यहां भी होगी, यहां भी होगी, इस तरह से पूरे उसमें जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरह से होती है, ठीक है। अब जो है आपने ये देखना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस की बाहर नहीं होगी, इसलिए हम ये कहेंगे कि बिटवीन टू चार्जेस एट ईच पॉइंट देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, दैट्स व्हाई बट बिटवीन देयर इज नो एनी पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड माइट बी जीरो। मगर यहां पर बीच में कोई भी ऐसी पॉइंट नहीं है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, इसलिए जो ऑप्शन आपका एक्यूरेट है वो ऑप्शन है नो वेयर बिटवीन देम। इन दोनों चार्जेस के दरमियान कोई भी जगह नहीं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। अगर नहीं होगी तो उन दोनों के बाहर नहीं होगी, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जरूर। डियर स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज भी बिल्कुल पिछले एमसीक्यूज की तरह बिल्कुल आसान है। इसके अंदर सबसे पहले अगर आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा कैलकुलेशन अगर करनी है तो फिर आसान कैसे है, और इस किस्म के सवाल को फिर एमसीक्यूज में आना क्यों चाहिए अगर ये इतना लेंदी है। सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन लेंदी इसलिए दे रहा हूं ताकि आप उसके जो है रूट तक पहुंच जाएं। फिर उसके बाद मैं आपको शॉर्ट भी बताऊंगा कि इसको 1 सेकंड या 2-5 सेकंड के अंदर इसको किस तरह से हल किया जाए। सबसे पहले हम यहाँ पर यह समझ सकते हैं कि सवाल में दिया गया है कि कंसीडर दीज टू वेक्टर्स। ये दो वेक्टर हैं, एक हमारे पास है 2i+3j और दूसरा हमारे पास 6i+4j। अब हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों के दरमियान एंगल, इन वेक्टर्स के दरमियान क्या होगी। अब ज्यादातर हम एंगल्स को फाइंड करने के लिए वेक्टर्स के दरमियान हम ये डॉट प्रोडक्ट को यूज करते हैं। a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये आपने पढ़ा हुआ है। अगर आपको मालूम करना है एंगल, तो इसलिए एंगल के साथ यानी cos थीटा के साथ ये जो ए बी यानी मैग्नीट्यूड है मल्टीप्लाई में, तो इसको दूसरी तरफ जब आप बराबर के लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड का। तो इस नमूने से आपको मिला कि cos थीटा इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। अब इस तरीके से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a इंटू बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स।
अब ये तो चीजें आपने अगर फर्स्ट ईयर को बेहतरीन नमूने से वेक्टर्स को पढ़ा है और मैथ से आप नहीं डरे, क्योंकि मैथ से स्टूडेंट तब डरता है जब उसको मैथ को इस तरह से डिफिकल्ट पेश किया जाता है, लेकिन एमडीकेट के स्टूडेंट्स को मैथ के लिए ओपन करते वक्त बिल्कुल आसान से जब स्टेप्स खोल के समझाया जाता है तो फिर वो आसानी से समझ लेते हैं, क्योंकि वो मेहनत तो ऑलरेडी कर रहे होते हैं। तो जब दो स्टेप हम उनको ओपन करके सिखाते हैं तो फिर वो उनके लिए हर चीज क्लियर हो जाती है। और ये सब हम एक्यू एकेडमी पर बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। अगर आप न्यूमेरिकल्स हमारे देखेंगे तो न्यूमेरिकल्स बहुत लेंदी होंगे। उसकी वजह यह है कि अगर किसी स्टूडेंट को स्टेप्स आ रहे हैं तो वो बेशक स्किप करके आगे जाए, जिसको नहीं आ रहे तो कम से कम वो उन चीजों को क्लासीफाई सही नमूने से कर ले कि क्यों हो रहा है। अब यहाँ पर आपके पास एक cos थीटा है और वेक्टर ए का जो वैल्यू आपके पास गिवन है वो 2i प्लस 3j है, जो कि आपने यहाँ पर पुट किया। वेक्टर बी का जो वैल्यू है यहाँ पर गिवन है जो कि 6i प्लस 4j है, तो आपने वो उसकी जगह पुट किया। इन दोनों के बीच में डॉट यानी मल्टीप्लाई है वो भी आपने दी। मैग्नीट्यूड जब भी हम लिखते हैं किसी वेक्टर का तो उसको अंडर रेडिकल के अंदर स्क्वायर करके लिखते हैं, उसके जो भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस होते हैं, जो भी यूनिट वेक्टर्स का वैल्यू होता है, तो इसका वैल्यू 2 स्क्वायर और इसका वैल्यू 3 स्क्वायर और उनके ऊपर अंडर रेडिकल। मैग्नीट्यूड को लिखने का ये तरीका है और ये हमने वहां पर बेहतरीन नमूने से समझाया है कि ऐसे क्यों है। उसके बाद आपके पास ये बी वेक्टर है और बी वेक्टर का ये जो 6 है इसको आपने -6 को स्क्वायर कर दिया, प्लस में 4 को भी स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर ये जो 2i है ये पहले मल्टीप्लाई होगा 6i के साथ, तो आपको वैल्यू मिलेगा कुछ इस तरह वाला। फिर ये 2i जो है वो मल्टीप्लाई होगा 4j के साथ, तो आपको वैल्यू मिलेगा कुछ ये। और जब ये 3j मल्टीप्लाई होगा इस 6j के साथ तो फिर आपके पास ये वैल्यू है। और 6i के साथ फिर 3j मल्टीप्लाई होता है आपका 4j के साथ, तो आपका वैल्यू कुछ ये है। उन सब के बीच में प्लस है क्योंकि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। अब नीचे आपके पास क्या है, अंडर रेडिकल 2 स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 4 और जो 3 स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 9 और जो 6 स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 36। अब माइनस की किसी भी वैल्यू को अगर आप स्क्वायर करेंगे यानी कि पावर आप इवन में देंगे, स्क्वायर हो 4 पावर हो या 6 पावर हो या 8 पावर हो, तो वो माइनस वाला वैल्यू प्लस हो जाता है। अगर यहाँ पर ऑड पावर होता तो फिर ये माइनस वहां पर माइनस ही आती। अब यहाँ पर ये माइनस आपने 6 किया तो प्लस के 36 आपको मिले और 4 को आपने स्क्वायर किया तो ये आपके पास 16 आपको मिला। अब यहाँ पर ये भी आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा हुआ है कि यूनिट वेक्टर्स जब एक जैसे होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू 1 आता है, क्योंकि एक जैसे यूनिट वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं। पैरेलल होने के वजह से उनके दरमियान डिग्री 0 बनती है और 0 डिग्री बनने के वजह से cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 आता है। तो इनके दरमियान i डॉट i भी 1 हो गया, j डॉट j भी 1 हो गया। बाकी जो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स होंगे i डॉट j